नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आज सुबह ही यानी 4 अगस्त 2020 को आरपीएससी के द्वारा जो संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के लिए जीके का पेपर आयोजित हुआ था, उसमें जीके और साइंस के जो क्वेश्चन थे उनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार से आज जीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम अपनी आगामी तैयारी को आगे जारी रख सकते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान में परीक्षा का पैटर्न क्या चल रहा है और किस प्रकार से हम लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करंट से शुरुआत करते हैं। करंट में पहला प्रश्न था, किस प्रक्षेपण यान द्वारा एमीसैट एवं 28 अन्य उपग्रहों को 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया गया। यानी हमें उस प्रक्षेपण यान का नाम बताना था जिसके द्वारा एमीसैट और इसके साथ 28 और उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था अप्रैल 2019 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा PSLV C-45। यानी ये वो प्रक्षेपण यान था जिसकी सहायता से एमीसैट और उसके साथ में 28 अन्य उपग्रह इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अप्रैल 2019 में रेड बस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। यानी महेंद्र सिंह धोनी को रेड बस जो है, इस रेड बस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रथम महिला कुलपति अप्रैल 2019 में कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नजमा अख्तर। प्रोफेसर नजमा अख्तर जो है वो प्रथम महिला कुलपति बनी है जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है उसकी। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के आधार पर उनकी महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब यदि हम लोग बात करें बिहार की महिला साक्षरता दर की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर थी वो थी 51.5। फिर यदि हम लोग बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की साक्षरता दर थी 65.9%। फिर बात करें यदि हम लोग हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की महिला साक्षरता दर थी 75.9%। उसके बाद यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का आप सब लोगों को पता है, राजस्थान की महिला साक्षरता दर थी 52.1%। अब इसको हमें क्रम में व्यवस्थित करना था आरोही क्रम में। आरोही क्रम की यदि हम लोग बात करें तो इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा बिहार, यानी सबसे पहले आएगा A। उसके बाद आ जाएगा राजस्थान, यानी दूसरे नंबर पर आ जाएगा D। फिर यदि हम बात करें तो हरियाणा, और हरियाणा है B में, और लास्ट आ जाएगा C हिमाचल प्रदेश, यानी ADBC। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जनगणना के अनुसार 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार महिला साक्षरता दर जो है राज्यों की, उसका आरोही क्रम ADBC। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस साहित्यकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार और लैंग्वेज दे रखी है इंग्लिश 2018 प्राप्त किया? अब यदि हम 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया था चित्रा मुद्गल को, लेकिन इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया था अनीस सलीम को। फिर साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं 2019 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं उनमें हिंदी भाषा के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया नंद किशोर शर्मा को, और इनकी जो कविता थी वो कविता थी छिलते हुए अपने। फिर इंग्लिश भाषा का यदि हम 2019 की बात करें तो वो दिया गया था शशि थरूर को। यानी इसमें हमें 2018 का इंग्लिश का पूछा था, तो आंसर हो जाएगा अनीस सलीम। इनको अंग्रेजी भाषा का 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न था, सेंदाई फ्रेमवर्क। सेंदाई एक नगर है जो कि कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। अब जापान में सेंदाई जो शहर है उसमें आपदा न्यूनीकरण पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन हुआ था। अब ये विश्व सम्मेलन जो था वो विश्व सम्मेलन ही
इसी मुद्दे पर था कि आपदा को किस प्रकार से कम किया जाए। तो सेंदाई जो फ्रेमवर्क था उसमें आपदा को न्यूनतम करने के लिए जो आयोजित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका आपदा जोखिम में कमी से। यानी सेंदाई फ्रेमवर्क जो है इसका संबंध है किससे? आपदा जोखिम जो है उसमें कमी करने से। अगला प्रश्न था भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरित स्कॉर्पियन वर्ग की चौथी पनडुब्बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये स्कॉर्पियन जो वर्ग है उसकी चौथी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में कौन सी शामिल की गई? तब हमारा आंसर होगा INS वेला। बात करें यदि हम अन्य ऑप्शन की, तो INS कलवरी जो थी वो स्कॉर्पियन सीरीज की प्रथम पनडुब्बी थी। उसके बाद दूसरी पनडुब्बी थी INS खंडरी और तीसरी पनडुब्बी थी INS करंज। टोटल स्कॉर्पियन श्रेणी की भारतीय नौसेना में 6 पनडुब्बियों को शामिल किया जाना है। तो बाकी जो 2 आने वाली पनडुब्बियां हैं उनमें 5वीं है वागीर और 6ठी है वागशीर। यानी 5वीं तो है आपकी वागीर और 6ठी जो पनडुब्बी है वो है वागशीर। ये 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसका INS वेला, जो कि चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी थी जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न था अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को उनके खेल के साथ सुमेलित कर सही कूट का चुनाव करें। यानी हमें सही कूट का चुनाव करना था। एक तरफ हमें खिलाड़ियों के नाम दे रखे, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खेल दे रखा है। अब यदि हम लोग नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है इनका संबंध एथलीट से रहा है। नीरज चोपड़ा जो है वो भारत के एथलीट है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें सतीश कुमार की, यानी सूबेदार सतीश कुमार, इनका संबंध रहा है बॉक्सिंग से। फिर यदि हम लोग बात करें स्मृति मंधाना की तो इनका संबंध रहा है महिला क्रिकेट से। और शुभंकर शर्मा, इनका संबंध रहा है गोल्फ से। आंसर यदि हम लोग बात करें तो A सुमेलित हो जाएगा Q से, B सुमेलित हो जाएगा P से, C सुमेलित हो जाएगा S से और D सुमेलित हो जाएगा आपका R से। ऑप्शन नंबर जो 2 है AQ, BP, CS, DR आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यदि किसी को केवल और केवल स्मृति मंधाना का पता था कि स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम में है, तो ऐसे में सीधा सा C को S से यदि हम लोग मैच करें तो केवल और केवल ऑप्शन मैच हो रहा था, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया? यानी हमें 17वीं जो लोकसभा है उसमें महिला सांसद जो चुनी गई उन सांसदों की संख्या बतानी है, तो वो थी 78। यानी अब तक की जितनी भी 17 लोकसभा हुई है उन 17 लोकसभाओं में सर्वाधिक जो महिला सांसदों की संख्या रही है वो 17वीं लोकसभा में रही है और वो रही है 78, जो कि लोकसभा की लगभग 14% के बराबर है। अगला प्रश्न था किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जाता है। यानी हमें बताना है कि किसी भी वस्तु का संवेग जो है उसको किससे परिभाषित किया जाता है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग, यानी हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग। आंसर ऑप्शन नंबर 3, संवेग बराबर द्रव्यमान इनटू वेग। अगला प्रश्न था सिरिका एक विलयन है। यानी सिरका जो है इसका हमें बताना कि ये किसका विलयन है। तो ध्यान रखना सिरका जो है वो विलयन होता है 5 से 8% एसिटिक एसिड और उसको मिलाया जाता है किसमें? जल में। यानी जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल को यदि मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सिरका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है? अब क्वथनांक की यदि हम बात करें कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो मेथेन के यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो माइनस में है, -161.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर यदि हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का है 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटिक अम्ल का है आपके 117.9 डिग्री सेंटीग्रेड और एथेनॉल जो है उसका है 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड।
हमें पूछा है कि उच्चतम क्वथनांक, तो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का क्वथनांक इन चारों कार्बनिक यौगिकों में सबसे ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न था, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से भूवैज्ञानिक अवधि या युगों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए, यानी कौन सा अनुक्रम जो है वो सही है। अब यदि हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ट्राइसिक युग, उसके बाद आया था जुरेसिक, ट्राइसिक युग, उससे पहले था जुरेसिक युग, और जुरेसिक से पहले था क्रिटिशियस युग, यानी ये क्रम बिल्कुल सही है। फिर पैलियोजोइक जो था उससे पहले हुआ था मीसोजोइक, और मीसोजोइक से पहले हुआ था सीनोजोइक, यानी ये भी क्रम हमारा सही है। फिर यदि बात करें डिवोनियन, अब डिवोनियन के बाद हुआ था सिलूरियन, और डिवोनियन से पहले हुआ था कार्बोनिफेरस युग, तो ऐसे में हमारा सी गलत हो जाएगा। अब 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा कि यदि हम सही इनका अनुक्रम देखें, हमें यह नहीं दिया है कि हमें किस अनुक्रम में जमाना है, प्रारंभ से बाद में जमाना है या बाद से प्रारंभ में जमाना है, केवल और केवल हमें सही अनुक्रम पूछा था। पहले 2 ऑप्शन जो है इनमें अनुक्रम सही बैठ रहा है बाद से पहले की तरफ, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है उसमें डिवोनियन, इसके बाद में आता है सिलूरियन, लेकिन डिवोनियन से पहले आता है कार्बोनिफेरस, यानी ये क्रम सही नहीं है। ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा ए एवं बी। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 मई को। अब इसकी 2019 में जो थीम थी वो थीम थी आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा कि 2019 में जो जैव विविधता दिवस था उसकी थीम थी आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। लेकिन साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस था उसकी क्या थीम थी। तो ध्यान रखना, इसकी थीम थी हमारे संसाधन प्रकृति में, हमारे समाधान प्रकृति में है, यानी आवर सॉल्यूशन इन नेचर, ये थीम थी 2020 के जैव विविधता दिवस की। तो इसका भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। हो सकता है आगामी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2020 का जो जैव विविधता दिवस है उसकी क्या थीम थी, तो आंसर हो जाएगा हमारे समाधान प्रकृति में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है और वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, इसमें उल्लेख हुआ है संघ के मंत्रिमंडल शब्द का। अब उसके बाद संविधान में इस शब्दावली को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल जो शब्द है वो मूल संविधान में नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका मतलब केवल एक कथन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो था वो प्रश्न था, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई। सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था। वीवी गिरी जो थे उनके जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उनको जीत जो मिली थी वो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के बाद मिली थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें यदि हम लोग बात करें तो पहला कथन था, एम अनंत अयंगर राज्यसभा के पहले उपसभापति थे, जो कि गलत है, क्योंकि राज्यसभा के जो पहले उपसभापति थे उनका नाम था SV कृष्णमूर्ति राव, यानी पहला कथन जो है वो हमारे बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। ऐसे में राज्यसभा का अनुसमर्थन पहले संविधान संशोधन के लिए नहीं लिया गया था। कथन 2 सही हो जाएगा, यानी केवल 2 सही। अगला प्रश्न हो जाएगा, ओजोन के संदर्भ में गलत कथन है, यानी हमें यह पहचानना है कि ओजोन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले, क्षोभ मंडल में खराब ओजोन उपस्थित होती है, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ओजोन
जो है वो यदि समताप मंडल में पाई जाती है, समताप की जो निचली परत है उसमें यदि पाई जाती है, तो वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन यदि यही ओजोन सौर मंडल में पाई जाती है तो ये कैसी होती है? खराब ओजोन होती है। उसके बाद समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ओजोन जो है वो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। तीसरा है वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं, CFC के द्वारा नष्ट होती है, यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ओजोन को सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचता है वो CFC से पहुंचता है। और चौथा कथन था ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक UV विकिरणों से रक्षित करती है, यानी हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणें होती है उनसे ओजोन हमारी रक्षा करती है, ये भी कथन सही है। हमें गलत कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा कि हरित गृह प्रभाव के लिए ओजोन गैस जो है वो उत्तरदायी है। ओजोन गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरित गृह प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 4 न्यायाधीशों से, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो है उनको सलाह करनी होती है और उसके बाद नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 न्यायाधीशों से। अगला प्रश्न है, बर या बार दर्रा स्थित है। बर या बार दर्रा जो है वो मध्य अरावली में स्थित है, जो कि बर को जोड़ता है किससे? ब्यावर से। बर पड़ता है पाली में और ब्यावर पड़ता है अजमेर में, यानी बर को ब्यावर से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? बर दर्रा है। और कौन सी अरावली में स्थित है? तब हमारा आंसर होगा मध्यवर्ती अरावली में। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यानी हमें यह बताना है कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसके अनुसार CWG प्रकार की जो जलवायु है वो किस जिले में पाई जाती है? तब हमारा आंसर होगा भरतपुर जिले में, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है उसमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन यदि हम लोग बात करें वागड़ और हड़ौती की, लेकिन उसमें शामिल कौन नहीं होगा? बूंदी जिला शामिल नहीं होगा, तो वहाँ पाई जाती है AW प्रकार की जलवायु। और बागड़ में क्योंकि बांसवाड़ा आता है तो बांसवाड़ा में पाई जाती है AW प्रकार की जलवायु। भरतपुर में CWG प्रकार की जलवायु। और सीकर और हनुमानगढ़ जिले जो है, इन दोनों जिलों में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है BSHW प्रकार की जलवायु। अगला प्रश्न था, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी हमारे सामने 2 सूचियां दे रखी है, एक तरफ दे रखा है खनिज और दूसरी तरफ दे रखा है उसका स्थान। तो हमें क्या करना था? इसको सुमेलित करना था। तो सबसे पहले बात करें यदि हम लोग ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट पाया जाता है अजीतगढ़ सीकर में। फिर बात करें यदि हम लोग चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर पाया जाता है सोनू जैसलमेर में। यानी स्टील ग्रेड लाइमस्टोन जो है वो सोनू जैसलमेर में पाया जाता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें गिया पत्थर की, तो गिया पत्थर पाया जाता है देवपुरा उदयपुर में। और रॉक फॉस्फेट की यदि हम लोग बात करें तो वो पाया जाता है माटोन उदयपुर में। यानी इसमें यदि हम लोग सुमेलित देखें तो ग्रेनाइट वाला सुमेलित हो जाएगा 3 से, फिर चूना पत्थर सुमेलित हो जाएगा 2 से, गिया पत्थर सुमेलित हो जाएगा 1 से और रॉक फॉस्फेट सुमेलित हो जाएगा 4 से। यानी ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा 3 2 1 4। अब यदि किसी को इसमें केवल एक ऑप्शन पता था कि स्टील ग्रेड लाइमस्टोन जो है वो सोनू में निकलता है, तो उससे भी ये प्रश्न सीधा सरल हो सकता था, सीधा सोल्व हो सकता था। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद जो 355 है, अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि संघ जो है उसका ये कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण
और आंतरिक अशांति की दशा में राज्य की रक्षा करे। यानी बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, ये कर्तव्य होगा किसका? संघ का। इस बात का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 355 में। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो आंसर हो जाएगा माही नदी के किनारे। यानी गलियाकोट जो है, जहां बोरा संप्रदाय जो है उसकी पीठ मानी जाती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ गलियाकोट जो है रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गलियाकोट में ही दाऊदी बोरा समुदाय जो है उनका उर्स बढ़ता है। तो ये गलियाकोट जो है वो माही नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और एक तरफ दे रखे हैं लेखकों के नाम और दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है उनके द्वारा रचित ग्रंथ का। यानी एक साइड में आपको दे रखे हैं लेखक और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके ग्रंथ। तो सबसे पहले यदि हम लोग भारवी की बात करें तो भारवी ने रचना की थी किरातार्जुनियम की। यानी इसकी रचना की थी किसने? भारवी ने। यानी ए सुमेलित हो जाएगा किससे? 4 से। उसके बाद शूद्रक जो थे उन्होंने रचना की थी मृच्छकटिक की। शूद्रक ये सुमेलित हो जाएगा किससे? 3 से। फिर उसके बाद विशाखदत्त जो है उन्होंने रचना की थी देवी चंद्रगुप्तम की। यानी 3 सी जो है वो सुमेलित हो जाएगा 2 से। और विष्णु शर्मा, क्योंकि इनकी पंचतंत्र की कहानियाँ प्रसिद्ध है, तो ये सुमेलित हो जाएगा आपका 1 से। अब यदि केवल किसी को विष्णु शर्मा का पता था तो भी आपका आंसर निकल सकता था। ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 1 सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न था नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगज जो था वो कौन था? यानी धर्मगज जो शब्द उपयोग में लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? तो ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगज जो उपयोग में लिया गया था या किसके संदर्भ में लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा पुस्तकालय के संदर्भ में। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यदि हम लोग बात करें तो वुड्स डिस्पैच यह आया था 1854 में। फिर हार्टेग कमेटी की यदि हम लोग बात करें तो यह आई थी 1929 में। हंटर कमीशन आया था 1882-83 में। और सेल्डर विश्वविद्यालय कमीशन जो है वो 1858 में नहीं आया था, यह आया था 1917 में। यानी ये हमारा असुमेलित हो जाएगा। सेल्डर विश्वविद्यालय कमीशन 1917 में आया था, ने कि 1858 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? यानी गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा जो है उसका प्रारंभ कब किया गया? तो ध्यान रखना, इसका प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930। सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न था सारनाथ स्तंभ के सिंहों के सिर पर रखे हुए माँ धर्म चक्र में कितनी तीलियां थी? आंसर हो जाएगा 32 तीलियां। सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, 32 तीलियां थी माँ धर्म चक्र में। अगला प्रश्न है 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की? तो इसमें जापान ने मान्यता दी थी, आयरलैंड ने भी दी थी, कोरिया ने भी दी थी और इटली ने भी दी थी। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। A B C D यानी चारों हमारे सामने सही है। इन चारों ही देशों ने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का जो निर्माण किया गया था उसको मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी भाषा जो है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बोली थी, वो बोला था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है स्थान जहां आउआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। यानी आउआ के जो ठाकुर थे
कुशाल सिंह चंपावत, उन्होंने अपना अंतिम समय किस जगह पर व्यतीत किया था? तो आंसर हो जाएगा कोठारिया गांव में, और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी नीति थी अंग्रेजों का सहयोग करना। अंग्रेजों का सहयोग किया था इन्होंने। अब आप लोगों को आंसर देना है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? तो आंसर हो जाएगा इसका लाला लाजपत राय। इन्होंने लिखा था कि 1857 की क्रांति जो थी वो राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। यंग इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा जो समाचार पत्र निकाला जाता था उसका नाम है। आगे यदि हम लोग बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का क्या रवैया था? तो ध्यान रखना 1922 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन में समझौता हुआ था उसको वहाँ का जो जागीरदार था उसने लागू करने से मना कर दिया, यानी लागू करने से मना किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यदि हम लोग बात करें कि सूरत की प्रथम लूट यह हुई थी 1664 में। सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी? 1664 में। फिर यदि बात करें अफजल खां घटना तो यह हुई थी 1659 में, 1659। उसके बाद यदि हम लोग बात पुरंदर संधि की, पुरंदर संधि हुई थी 1665 में। फिर यदि बात करें शाइस्ता खां पर रात्रि आक्रमण, यह हुआ था 1660 में। अब इसको हमें कालानुक्रम में सही व्यवस्थित करना था तो सबसे पहले होगा 1659। 1659 में अफजल खां वाली घटना, यानी 2 नंबर सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद यदि आगे बात करें तो 1660 यानी शाइस्ता खां पर आक्रमण, यानी सेकंड के बाद हो जाएगा 4th। उसके बाद सूरत की प्रथम लूट 1664 और फिर पुरंदर की संधि, यानी 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो ये उपाधि प्रदान की थी अबुल हसन को जहांगीर ने। जहांगीर के द्वारा अबुल हसन की जो उपाधि प्रदान की गई थी, अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न था प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? तो अंतिम शीर्षमंडल का पूछा है तो अंतिम शीर्षमंडल हो जाएगा हमारा टोडरमल। टोडरमल आंसर हो जाएगा। अंतिम जो शिष्टमंडल थे वो थे कौन? टोडरमल। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अकबर के द्वारा अधीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप के पास जो प्रथम शिष्टमंडल भेजा गया था वो किसके नेतृत्व में भेजा गया था। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। और जीके से रिलेटेड हमारा लास्ट प्रश्न जो था वो था किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा 8वीं शताब्दी ईस्वी में। फिर एक लास्ट प्रश्न और बच जाता है जो कि राजस्थान की इकोनॉमी यानी ऊर्जा से संबंधित था। ये जीके का लास्ट प्रश्न था, यानी टोटल इस पेपर के 40 प्रश्न जो जीके के थे उनके आपको सटीक आंसर देने का प्रयास किया गया है। तो यह है कि वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित की गई, तो आंसर हो जाएगा कवई बारा। यानी अडानी जो पावर कंपनी है, यानी अडानी जो ग्रुप है उसके द्वारा 3 जगह एक साथ यानी गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पावर प्लांट लगाए गए। उनमें राजस्थान में जो पावर प्लांट लगाया गया वो लगाया गया
का वही 12 में। ये थे आज के फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग के जीके के पेपर में जो जीके से संबंधित प्रश्न थे 40, उन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर दें। साथ ही साथ यदि आपको मैथ, रीजनिंग और मैनेजमेंट की आंसर की चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको मैथ की और मैनेजमेंट की आंसर की भी जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।